हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर वंदना चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर एंड ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज नावा। आज हम बहुत ही सुंदर टॉपिक पढ़ेंगे, फ्लावर डेकोरेशन। फ्लावर डेकोरेशन या इसको बोलते हैं पुष्प सज्जा। पुष्प सज्जा के क्या नियम हैं, कैसे की जाती है, ये है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मनुष्य क्या हमेशा से ही प्रकृति का प्रेमी रहा है। फूल, पत्तियाँ, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झील, झरने, सागर की लहरें, पर्वत की ऊंची चोटियाँ हमेशा से उसे रिझाती आई हैं। तो रंग बिरंगे फूलों को देखकर सभी का मन खुश हो जाता है। जब कोई भी अच्छा ओकेजन होता है या किसी के हम पार्टी में जा रहे हैं, किसी को विश कर रहे हैं, तो हम फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हैं, क्योंकि उसे देख करके कोई भी व्यक्ति को खुश हो जाता है। फूल जो हैं वो वातावरण को उल्लासित कर देते हैं, मन की शांति, सुख, आनंद, संतोष प्रदान करते हैं, स्वच्छ आकर्षक वातावरण बनाते हैं, सुगंध बिखेरते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं। स्वास्थ्य में भी योगदान प्रदान करते हैं। मनुष्य सांस के रूप में ऑक्सीजन लेता है, तो ये हमें पौधों से ही प्राप्त होती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ फूलों से शरबत बनता है, इत्र, रंग, गुलकंद, गुलाब जल आदि बनाया जाता है। कुछ फूलों में उपचारात्मक गुण पाए जाते हैं, जिनसे बीमारियां दूर होती हैं, उनको इलाज के लिए काम में लेते हैं। इसी तरह से फूल के द्वारा मन के भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। जहाँ फूल से प्रेम का इजहार किया जाता है, वहीं इसका उपयोग दुख, दर्द, शौक बांटने में किया जाता है। फूलों से घर के बाहर की आंतरिक सजावट की जाती है और ये आकर्षक सज्जा मनमोहक होती है। फूलों के उपयोग से घर जो है तरोताज़ा रहता है। नैतिक मूल्यों का विकास होता है। फूल दुख, कष्ट में भी हंसने का, मुस्कुराने की प्रेरणा देते हैं। खिले हुए फूल सबको हंसाते हैं। पुष्प विन्यास भी हम देखते हैं कि मतलब फ्लावर अरेंजमेंट, फूलों को कैसे हमें अरेंज करना है। तो इसका पुष्प विन्यास का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के फूल, पत्तियों, टहनियों और फूलदानों को सिद्धांतों के आधार पर, कला के तत्वों के आधार पर इस तरह से सजाना कि वो अवसर की, स्थान की, वस्तु, घर की सुंदरता, आकर्षण में कई गुना वृद्धि कर दे, पूरा वातावरण प्रसन्नतामय कर दे। हम देखते हैं कि आज के भागदौड़ भरे जीवन में, व्यस्तता के जीवन में व्यक्ति हंसना, मुस्कुराना भूल गया है। तो हम अपने घर में ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सुंदर सा फ्लावर डेकोरेशन करके, डाइनिंग टेबल है या कोई ऐसा कोना जहाँ बालकनी में लगा सकते हैं, फूल पौधे लगा सकते हैं जिनमें सुंदर सुंदर फूल आएँ, तो इससे वातावरण अच्छा हो सकता है। ये है कि अब हम देखते हैं कि पुष्प सज्जा कैसे की जाती है। इसके कुछ नियम होते हैं, उसको हम ध्यान से देखेंगे। जैसे नंबर 1, रूल फॉर स्पेस, स्थान का नियम। इसको बोलते हैं स्थान का नियम, अर्थात फ्लावर अरेंजमेंट करते समय प्रत्येक कली, प्रत्येक फूल, फल को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। प्रत्येक फूल, फल, कलियों को स्थान मिले और वो दिखाई दे। एक के भीतर एक नहीं छिपनी चाहिए, तभी उनकी खूबसूरती दिखेगी। तो पहला नंबर 1 तो ये स्थान का नियम, मतलब प्रत्येक कली, फूल, पत्तियों को जगह मिलनी चाहिए। नंबर 2, सरलता का नियम, रूल फॉर सिंप्लिसिटी। इसका अर्थ है कि पुष्प विन्यास करते समय इस नियम को ध्यान में रखना, वे चीज़ें जो जितनी अधिक सरल रहेंगी उतनी अधिक सुंदर, आकर्षक दिखेंगी। जटिलता नहीं होनी चाहिए, फ्लावर डेकोरेशन में सिंप्लिसिटी दिखनी चाहिए। तीसरा है कि पात्र या फूलदान, जिसको बोलते हैं फ्लावर पॉट, माप का नियम ध्यान में रख के लेना। अतः जितनी लंबाई चौड़ाई हमें डेकोरेशन की रखनी है, उसी के हिसाब से फूलदान होना चाहिए। जैसे यदि एक फूलदान की लंबाई 6 इंच है, चौड़ाई 4 इंच है, तो फ्लावर अरेंजमेंट में लंबाई 9 इंच लेनी होगी, 1.5 गुना, और चौड़ाई भी 1.5 गुना, अर्थात 6 इंच चौड़ाई लेनी होगी। ये नियम फ्लावर डेकोरेशन में अनुपात के हिसाब से आवश्यक है। मतलब जो हमें फ्लावर डेकोरेशन करनी है, तो उसमें जो पॉट लेना है
उससे पोट ले रहे हैं उससे 1.5 गुना लंबाई चौड़ाई में डेकोरेशन होनी चाहिए। फिर है टहनी लगाने का नियम, मतलब टहनी लगाने से पहले ही हमारे दिमाग में रूपरेखा आ जानी चाहिए कि हमें किस प्रकार से उसको सजाना है। बीच में से टहनी लगानी है या थोड़ा छितराकर टहनी लगानी है या समानांतर लगानी है, ये हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अर्थात छोटे आकार में टहनी का प्रयोग करने से सजावट अच्छी लगती है। टहनियाँ आपस में उलझी हुई भी नहीं होनी चाहिए, एक एक टहनी अलग अलग होनी चाहिए, एक दूसरे को काटती हुई ना निकले। फिर एक टहनी अलग अलग लंबाई की हों, एक ही आकार की टहनी नहीं होनी चाहिए, उनकी लंबाई सेम नहीं होनी चाहिए, छोटे से बड़े क्रम में। कृत्रिम फूलों को प्राकृतिक फूलों के साथ नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि वे व्यक्ति जिन्हें पुष्प सज्जा का कम ज्ञान होता है, जहाँ फूलों की कमी होती है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु वे त्रिभुजाकार सजावट कर सकते हैं। विवेक का उपयोग करना चाहिए, अपने कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए डेकोरेशन को करना चाहिए। फिर एक नियम ये है भी कि सहायक उपकरणों का अदृश्य होना। जो भी हमने डेकोरेशन में पिन होल्डर, तार, नेट, स्टेम होल्डर, हेयर पिन या प्लास्टिक के कुछ अन्य सामग्री लगाई है तो वो दिखनी नहीं चाहिए। वो पुष्प सज्जा की टहनियों के बीच में उसको इस प्रकार से रखना चाहिए कि वो दिखाई नहीं दे, बाहर से नहीं दिखे, नहीं तो वो अच्छी नहीं लगेगी, तभी डेकोरेशन अच्छी लगती है। फिर है कि जो सजावट हम कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, उस समय भी हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। जैसे फूलों को हमेशा लंबी टहनी में काटना चाहिए। दूसरा, फूलों की टहनियों को हाथों से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि तेज़ धार की चाकू या ब्लेड से काटना। फूल सूर्योदय से पूर्व या सूर्योदय के बाद काटने चाहिए। फूल तोड़ने के बाद तुरंत इसे पानी से भरी बाल्टी में कम से कम 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए। फूलदान, गुलदस्ते, पात्र का चयन फूलों के आधार पर करना चाहिए। जिन फूलों से कोमलता का आभास होता है उनके लिए ग्लास के, कांच के फूलदान अच्छे लगते हैं। और फूलों को नमक मिला पानी में डालने से 3-4 दिन तक भी हम फूलों को ताज़ा रख सकते हैं। पुष्प सज्जा को फाइनल टच देने के लिए जहां हम इसे सजा कर रखना चाहते हैं वहां ले जाकर और उसे डेकोरेट करना चाहिए। विशिष्ट फूल जो होते हैं, स्पेशल फूल जिनको हम दिखाना चाहते हैं, वो अलग, उनका प्रयोग अकेला करना चाहिए। यदि सजावट विविध प्रकार के फूलों से करनी है तो केवल 3-4 प्रकार के फूल ही लेने चाहिए, अधिक भीड़ नहीं करनी चाहिए। फूलदान में फूलों की टहनियों को डूबने तक पानी में रखना चाहिए। टहनियों के सिरों को सीधा नहीं काटना चाहिए, तिरछा काटना चाहिए, क्योंकि ये पानी को सोख लेती हैं और नमक मिले पानी में फूल ज़्यादा देर तक ताज़ा बने रहते हैं। अधखिली कलियां भी खिल जाती हैं और मुरझाए हुए फूलों को, पत्तियों को हटा देना चाहिए। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। फिर है कि पुष्प विन्यास में या फ्लावर डेकोरेशन में हमें कला के तत्वों को ध्यान रखना है, जैसे रेखा, आकार, बनावट, रंगों में हमें ये ध्यान रखना है कि पुष्प सज्जा में एक ही रंग के फूल काम में लेने हैं क्या, उनको बोलते हैं एक रंगीय योजना। इसमें मध्य भाग में गहरे रंग के, बाहर की तरफ हल्के रंग के फूल उसी कलर के ले सकते हैं। जैसे लाल रंग के फूलों से सजावट करनी है तो पिंक और रेड कलर के फ्लावर लेकर के सजावट कर सकते हैं, हल्के भारी। इसी तरह से समीपवर्ती रंग योजना है, वो भी हम काम में ले सकते हैं। इस योजना में हम लाल रंग चुनना है तो उसके आसपास वाले रंग लाल नारंगी और लाल बैंगनी ले सकते हैं। विपरीत रंग योजना में हम पीला बैंगनी, लाल हरा, नारंगी नीला, ये विपरीत रंग के फूल हम लगा सकते हैं। एक रंग की हमेशा प्रधानता रखनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तभी डेकोरेशन अच्छी लगती है। फिर है कि हमें फ्लावर डेकोरेशन में कला के सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना है, जैसे लय,
अनुपात और अनुरूपता, इसके अलावा संतुलन, बल, एम्फेसिस, कहाँ पर हमें इसमें फोकस करना है कि एक जहाँ हमें विशेष ध्यान रखना है या बल देना है उसको ध्यान रखना है। फ्लावर डेकोरेशन के लिए हम जो भी सामग्री काम में ले रहे हैं, जैसे फूलदान है तो फूलदान कई आकार में मिलता है, गोलाकार, चौकोर, त्रिकोणाकार और अलग अलग धातुओं में, शीशा, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, चीनी मिट्टी के, संगमरमर के, पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक, इन सब के बने हुए काम में ले सकते हैं। नक्काशीदार सुंदर फूलदान भी आते हैं, उनको हम सजावट में काम में ले सकते हैं। वो निर्भर करेगा कि वहाँ की डेकोरेशन, कमरे की डेकोरेशन कैसी है, उसके आधार पर हमें लेना है। फूलदान के सिलेक्ट करते समय हमें ध्यान रखना है कि पुष्प सज्जा कौन सी शैली में करनी है, शैली के अनुसार ही फूलदान का चयन करना चाहिए। पुष्प सज्जा किस स्थान पर की जानी है, जैसे आंगन में, बरामदे में, ऑफिस में, होटल में, मेज़ पर कितनी मात्रा में फूल लगाने हैं, कितनी संख्या में सामग्री प्रयुक्त करनी है, ये ध्यान रखना होगा। फूलों का रंग, रूप, आकार, भार किस प्रकार का है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और हल्के रंग के फूलों के साथ गहरे रंग के फूलदान अच्छे लगते हैं। इसी तरह से गहरे चटक रंग के फूलों के साथ हल्के रंग के फूलदान लेने चाहिए। ऊंचे फूलदान दीवार के उस भाग के सामने अच्छे लगते हैं जिसकी ऊंचाई चौड़ाई से अधिक हो, परंतु उसमें फ्लावर डेकोरेशन आँखों के लेवल से ऊंचा नहीं होना चाहिए। कमरे की रंग योजना का भी ध्यान रखना होगा। खाने की मेज़ पर रखना है या अन्य स्थान पर। खाने की डिनर, यदि डाइनिंग टेबल पर रखना है तो छोटे आकार का डेकोरेशन करना चाहिए। इसी तरह से होल्डर है, स्टेम होल्डर, फूलों को टिका कर रखने के लिए हमें पिन होल्डर भी काम में लेना होगा। इसमें पिन लगी होती हैं जिसमें टहनियाँ टिका के लगा कर के रख सकते हैं। नरम मिट्टी, रेत, सुईदार होल्डर, कैंची, चाकू, ब्लेड, आधार, मूंगा, स्टारफिश, पत्थर, शंख, मोती, बीड्स, ये सब हम काम में ले सकते हैं। इसके अलावा फूल, घास, खरपतवार, पत्तियाँ और अन्य सजावटी सामान भी प्रयोग में ले सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि डेकोरेशन जो है, फूलों की डेकोरेशन कितने प्रकार की होती है। जैसे रेखीय डिज़ाइन में पुष्प व्यवस्था, ग्रुप में समूह गुच्छा बना करके जब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं समूह शैली में पुष्प व्यवस्था। छोटे आकार के गुलदस्ते बनाते हैं या डेकोरेशन करते हैं उसको बोलते हैं लघु पुष्प व्यवस्था। और एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सभी मिली जुली होती हैं, उसको बोलते हैं मिली जुली पुष्प व्यवस्था। रेखी डिजाइन ये पश्चिमी शैली का रूप होती है। इसमें पौधे की वृद्धि की सुंदर, आकर्षक, विशिष्ट रेखाएं साफ दिखाई देती हैं। रेखाओं के उपयोग से ये डेकोरेशन की जाती है। इसी तरह से ग्रुपिंग में देखते हैं कि समूह शैली में एक जैसे मिलते जुलते ग्रुप के फ्लावर्स लिए जाते हैं, उनको एक साथ रखा जाता है। अब हम देखेंगे कि पुष्प सज्जा मुख्यतः 3 विधियों से करते हैं। परंपरागत शैली, पूर्व देशीय शैली और आधुनिक विधि, 3 विधियाँ काम में लेते हैं। परंपरागत या औपचारिक पुष्प व्यवस्था। औपचारिक में क्या होता है कि इस व्यवस्था में विभिन्न रंग, सुगंध के फूल, पत्तियाँ, टहनियाँ फूलदान में लगाए जाते हैं। भारत में इस प्रकार की पुष्प व्यवस्था परंपरागत फूलदान लेकर के की जाती है और फूलदानों का बाह्य धरातल चिकना समतल होना चाहिए। अब फूलों को, लेकिन अब इस समय थोड़ा चेंज आया है तो उसे अनौपचारिक पुष्प व्यवस्था कहते हैं। ये जापानी शैली पर आधारित है। इसमें अनौपचारिक संतुलन होता है और विचार, भाव, संवेगों को अभिव्यक्त करता है, इसलिए व्यक्तित्व को भी बताते हैं। ये
अनौपचारिक व्यवस्था में इनफॉर्मल फ्लावर अरेंजमेंट, इसमें सूखे पत्ते, सूखी टहनियाँ, सूखे बीज, फल, गेहूं की बालियाँ, सुंदर घास, कुश, इन सब को भी कम ही लिया जाता है। और इसमें रेखाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, रंगों को अधिक महत्व नहीं देते हैं। इसमें चौरस फूलदान का प्रयोग करते हैं जिससे कि टहनियाँ आराम से फैलाकर लगाई जा सके। अब लास्ट में है कि एक जापानी पुष्प व्यवस्था भी होती है जिसको बोलते हैं इकेबाना। इसमें मुख्य इकेबाना के 3 टहनियों के भाव होते हैं जिसको बोलते हैं, एक भाव को बोलते हैं शिन या स्वर्ग, दूसरा सो जिसको बोलते हैं मनुष्य, तीसरा हाइकी इसको बोलते हैं पृथ्वी। शिन का मतलब है कि टहनी, वो टहनी पूरी सजावट जिस पर निर्भर करती है। सो में मानव जाति का प्रतीक होती है, एक तरफ से निकले होने का आभास दिलाती है ये टहनी। तीसरी जो टहनी होती है हाइकी बोलते हैं, ये आधार का काम करती है, पृथ्वी की तरफ प्रदर्शित होती है, इस तरह से 75 डिग्री का ये कोण बनाती है। तो जो जापानी पुष्प व्यवस्था है जिसको बोलते हैं इकेबाना, इकेबाना का अर्थ होता है जीवित फूल,